तो आज मैं क्या स्टार्ट करवाऊंगा, मैं सिर्फ इस इलस्ट्रेशन की जो एडजस्टमेंट्स हैं, मैं सिर्फ वो एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अंदर के आइटम्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे कि हाँ अंदर कुछ ऐसी आइटम है जो आपको नहीं पता, मैं सिर्फ वही सॉल्व करवाऊंगा। अदरवाइज ये सारी आइटम्स इजी हैं, आप इसको खुद तीनों अकाउंट्स में पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर अभी तक इतना भी नहीं सीखा तो बहुत दिक्कत है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में सीधा शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ। तो एडजस्टमेंट में पहली ही एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 67700, हाउएवर इट्स मार्केट वैल्यू इज 61700। मैंने आपको बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक का जब भी मार्केट वैल्यू और हमारे पास क्या प्राइस है, अगर ये दोनों गिवन हो तो जिसमें जो सबसे कम होगा हम वो लेंगे। जैसे हमारे पास जो स्टॉक रखा है उसकी वैल्यू है 67700 और मार्केट में सेम स्टॉक की वैल्यू है 61700, तो हम लेंगे कम वाला 61700। सर हम कम वाला क्यों लेते हैं? हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लेस अमाउंट वाला ही लेना है, चाहे वो मार्केट वाला लेस हो, चाहे वो हमारे पास जो स्टॉक है वो लेस हो, हमेशा लेस वैल्यू लेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे फ्यूचर में जितने भी लॉसेस होने वाले हैं हम उनको पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फ्यूचर के लॉसेस को आपको पहले ही रिकॉर्ड करना है। मतलब मार्केट में अगर आपके स्टॉक की वैल्यू 61700 है और आपके पास वो स्टॉक इतने का है 67000 का, तो आप ये मान के चलोगे कि हाँ भाई फ्यूचर में मेरा स्टॉक इस प्राइस पे ना बिके, बिक कर इस प्राइस में बिक सकता है, तो हम पहले ही लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा लेसर अमाउंट लिया जाता है, ये बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से 3 लाइनें छोड़ देना। पहला इफेक्ट, हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में 61700। ठीक है, ये तो पहला इफेक्ट था। और दूसरा इफेक्ट हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, ऊपर से 3 लाइनें छोड़ देना, फिर लिखना क्लोजिंग स्टॉक 61700। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट को खत्म कर दिए, टिक कर लेना उस पर। कह रहे डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मशीनरी 10% पर एनम एंड डिलीवरी वैन 20% पर एनम। कह रहे हैं कि डेप्रिशिएट किया हमने फर्नीचर और मशीनरी और डिलीवरी वैन को। फर्नीचर और मशीनरी 10-10%, डिलीवरी वैन है 20%। अब आपको यहाँ पे ऊपर ट्रायल बैलेंस में ढूंढना पड़ेगा डिलीवरी वैन और क्या क्या है, मशीनरी और फर्नीचर। फर्नीचर और यहाँ पे है आपका मशीनरी मशीनरी मशीनरी। अभी यहाँ पे अगर आप एक चीज देख पा रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनना। इस पूरे ट्रायल बैलेंस में मैंने सर्च कर लिया, मुझे कहीं पर भी मशीनरी नहीं मिली। लेकिन क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में तो मशीनरी नहीं है, बट आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जरूर दे रखा है उसने कि डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में भी दिखता है तो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए मशीनरी दी है और मशीनरी ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो उसने नीचे एडजस्टमेंट में, ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे वो न्यू मशीन की बात कर रहा है, तो वो ये वाली मशीनरी है। तो इसको जरा हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी से इग्नोर कर देते हैं। अभी हम सिर्फ फर्नीचर और डिलीवरी वैन पे क्या लगा देते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ देखो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए क्या है, एक लॉस। तो लॉस हमेशा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू डेप्रिसिएशन। किस किस पे लग रहा है? पहला तो वैन पे लग रहा है, फर्नीचर पे लग रहा है और मशीनरी पे भी लगेगा, लेकिन मशीनरी को अभी हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, वैन की वैल्यू हमें दे रखी है और डेप्रिसिएशन 10%, सॉरी 20%, 3000 रुपए वैन के ऊपर। और फर्नीचर के ऊपर 500 रुपीज 10% के हिसाब से। मशीनरी को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट था। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में आओगे आप, यहाँ से 10 लाइनें छोड़ देना, यहाँ से लिखना शुरू करना। 10 लाइनें करंट एसेट्स के लिए मैंने छोड़ी हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं अपना फर्नीचर। अब फर्नीचर की जो वैल्यू है मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 5000। 5000 में मैं लेस करूंगा डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, यानी कि 500। फर्नीचर के बाद हमने किस पे लगाया था, डिलीवरी वैन पे। अच्छा मैं वैन लिख रहा हूं, आप लोग एग्जाम में ऐसा कभी मत करना। आइटम का नाम अगर डिलीवरी वैन है तो आपको पूरा डिलीवरी वैन ही लिखना है, वैन मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे।
तो डिलीवरी वैन है हमारे पास 15,000 रुपीज की, जिसमें से हम लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, शॉर्ट फॉर्म कोई भी बच्चा यूज ना करे। डेप्रिसिएशन कितना था, 3,000 रुपए वैन का डेप्रिसिएशन था, तो 4,500, 12,000। चलिए हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी खत्म होती है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹900, यानी कि रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, हमने रेंट दिया नहीं है। अब ऊपर जरा ट्रायल बैलेंस में देखो, आपको रेंट गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, ये रहा रेंट। अब हमारे पास जो रेंट है उसकी वैल्यू है कितनी, एक मिनट 10,700 रेंट है, 10,700, और आउटस्टैंडिंग कितना है 900। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आप सबको पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होती है, और रेंट जो है वो कौन से उसमें आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू रेंट 10,700, जिसमें आप ऐड करोगे क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट। सर शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, आपको ये पूरा आउटस्टैंडिंग लिखना है। पहला इफेक्ट तो ये रहा, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में ऊपर की 2 लाइनें छोड़ देना, फिर लिखना आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 900 रुपीज, क्योंकि लायबिलिटी में सबसे ऊपर क्रेडिटर्स आते हैं। ठीक है, तो लाइन छोड़ के हमने लिख दिया टू रेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, कह रहे हैं बेड डेट्स 200। बेड डेट्स का मतलब ये वाली जो बेड डेट्स होती हैं, इनको मैंने लास्ट क्लास भी समझाया था, डेट इज फर्दर बेड डेट्स। फर्दर बेड डेट्स का मतलब ये होता है कि हमें ईयर के एंड में अपने अकाउंट्स क्लोज करते करते और नुकसान हो गया और हमारा पैसा डूब गया। कुछ बच्चे यहाँ ऊपर भी बेड डेट्स देख लेते हैं और ये वाली बेड डेट्स भी देख लेते हैं, तो दोनों को एक ही मानते हैं। नहीं, ये वाले जो बेड डेट्स है ट्रायल बैलेंस के अंदर ये ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर वही चीज आई होगी जो पहले जर्नल में रिकॉर्ड हुई होगी, फिर लेजर में पोस्ट हुई होगी, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में आई होगी, यानी कि ये वाले बेड डेट्स हो चुके हैं। तो जब हमने अपनी जर्नल और लेजर को क्लोज कर दिया, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हुई वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे आती है, नीचे एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में बताया गया कि भैया 200 रुपए का और नुकसान हो गया, हमारे डेटर ने और पैसे नहीं दिए। तो अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दें, बेड डेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और बेड डेट्स का अमाउंट दे रखा है हमें 3,000 रुपीज। तो बेड डेट्स हमारे लिए लॉस है, लेकिन कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट लॉस है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा टू बेड डेट्स 3,000 रुपए, फिर उसमें आप ऐड करोगे क्या, फर्दर बेड डेट्स। फर्दर बेड डेट्स पूरा लिखना है बच्चों, फर्दर बेड डेट्स, और फर्दर बेड डेट जो है वो हुए हैं 200 रुपीज के, यानी कि टोटल नुकसान हमें हुआ है 3200 का। अब ये फर्दर बेड डेट्स का पहला इफेक्ट था। फर्दर बेड डेट्स का दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए भैया, फर्दर का मतलब क्या हुआ, बेड डेट्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे डेटर ने हमें पैसे नहीं दिए, उसे बेड डेट्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जो आपके पास डेटर्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिख देना, जो आपके पास क्वेश्चन में आपको डेटर्स दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें डेटर्स ऑलरेडी गिवन है, और डेटर में से आपको करना है माइनस। तो डेटर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं 18,200 के, जिसमें आप लेस करोगे किस नाम से, फर्दर बेड डेट्स। ये नाम पूरा लिखना है, फर्दर बेड डेट्स हुए आपके 200 रुपए के, यानी 18,000 रुपए के हमारे डेटर्स बचे। ये था इसका डबल इफेक्ट। ठीक है, बेड डेट्स का नेक्स्ट इफेक्ट, सॉरी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि चार्ज 1/4 ऑफ सैलरीज एंड वेजेस टू द ट्रेडिंग अकाउंट। इंपॉर्टेंट है ये, कह रहे हैं चार्ज 1/4 ऑफ द सैलरीज एंड वेजेस टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो सैलरीज एंड वेजेस हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, सैलरीज एंड वेजेस, उसका अमाउंट है 20,500। ये टोटल अमाउंट है एक्सपेंसेस का, सैलरीज और वेजेस का। आप सबको पता है सैलरीज और वेजेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, क्योंकि सबसे पहले क्या आ रहा है, सैलरीज। ठीक है, तो सैलरीज पहले है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए 20,500, लेकिन क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट में बोल दिया गया कि इसका जो 1/4 पार्ट है वो सैलरीज और वेजेस का, वो हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में।
मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 20,500 में से इसका जब हम 1/4 पार्ट निकालेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम कोई भी एक्सपेंस को ट्रांसफर करते हैं तो ये मान लिया जाता है वो डायरेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे आप लिखोगे टू सैलरीज एंड वेजेस 20,500, जिसमें आप लेस करोगे 1/4 पार्ट, या फिर आप लिख सकते हो 1/4 पार्ट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर 1/4 पार्ट लिख देना बहुत है। जिसमें आपने लेस किया 1/4 पार्ट, अब उसका जो 1/4 पार्ट है वो कितना आ रहा है, 1 मिनट निकालना। इसका है 5,125। मैं एक बात बता दूं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे सैलरीज और वेजेस ये लेस ना दिखाकर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख दो तो भी सही है। तो हमने 5,125 20,500 का 1/4 पार्ट जो है वो निकाल दिया। निकालने के बाद यहाँ से उसको किया माइनस, तो यहाँ पे आपका रह गया कितना 15,375। और ये वाला पार्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि भैया ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर से 4-5 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और रिटर्न्स माइनस के लिए 4-5 लाइनें छोड़ने के बाद आप यहाँ लिखोगे टू सैलरीज एंड वेजेस। तो जो 1/4 पार्ट आया है 5,125, ये यहाँ पे मैंने शो कर दिया। ये इसका डबल इफेक्ट हो गया खत्म। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आपने तो कहा था सैलरीज और वेजेस जो है वो सिर्फ उसमें आती हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में, वो ट्रेडिंग में कैसे चला गया, क्योंकि सैलरी तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो बेटा बिल्कुल सही है आपका कहना कि सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट अगर क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि भैया नहीं मानो, तो आपको वो चीजें इग्नोर करके मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इसकी, जिसको हमने छोड़ दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है अ न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल्ड, कह रहे हैं एक नई मशीन जो है वो इंस्टॉल की गई 31 दिसंबर 2019 को। फिर ध्यान से सुनना, हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, यानी शुरू कब हुआ होगा बच्चों, ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को। तो 19 से 20 के बीच में जितनी भी चीजें खरीदी जाएंगी वो करंट ईयर की मानी जाएंगी। अब जरा देखते हैं इस मशीन को कब खरीदा गया। इस मशीन को 2019 में ही खरीदा गया 31 दिसंबर को, यानी करंट ईयर में ही हमने अपनी मशीन खरीदी, और वो भी 15,000 रुपए की खरीदी। बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज नो पेमेंट वॉज मेड फॉर इट। वो कह रहा है कि हमारा जो अकाउंटेंट था वो इस मशीन को रिकॉर्ड करना भूल गया क्योंकि पेमेंट नहीं हुई थी। अरे भाई अगर पेमेंट नहीं हुई तो उधार आ गई ना मशीन। आपने मशीनरी ली, आपने पेमेंट नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उससे मशीन अभी उधार खरीदी है। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको समझाऊं तो देखो बहुत इजी सी जर्नल है। मशीनरी एक एसेट है, आपने उसे परचेज किया, तो आपने मशीनरी अकाउंट को किया डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, और आपने इसे क्रेडिट में खरीदा, तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर फॉर मशीनरी को क्या करते हो, क्रेडिट। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी। उधार खरीद रहे हो तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और उधार खरीद के रहे हो मशीनरी तो वो आपकी एसेट भी बढ़ रही है। अब वो ये एंट्री बुक्स में करना ही भूल गया, हमारा जो अकाउंटेंट था वो ये करना ही भूल गया। अब अगर मैं उसको डायरेक्ट यहाँ एडजस्टमेंट में आ गया वो, अब मुझे इसको कहाँ शो करना है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब फाइनल अकाउंट्स में। तो क्या करना चाहिए मुझे, सीधा सीधा इस एंट्री को फॉलो करो। क्या बढ़ाया हमने अपनी एसेट, एसेट का नाम क्या है, मशीनरी, है ना। तो ठीक है, हम यहाँ पे शो करते हैं, एसेट में फिक्स एसेट है तो मशीनरी को यहाँ शो किया जाएगा। मशीनरी कितने की, 15,000 रुपए की हमने मशीन खरीदी। ठीक है, अब ये पहला इफेक्ट है, मशीन खरीदी है अभी 15,000 रुपए की। अब जरा इसका दूसरा इफेक्ट अगर मैं देखूं तो मुझे दूसरा इफेक्ट नजर आ रहा है कि भैया मशीन मैंने खरीदी है उधार, तो उधार को मैंने क्या क्रेडिट किया है, क्रेडिटर्स। जिससे हम मशीन उधार खरीदते हैं, गुड्स उधार खरीदते हैं, उसे क्रेडिटर ही बोलते हैं।
तो क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी कहाँ होती है बच्चों? बैलेंस शीट में। यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आप क्या शो करोगे? दैट इज क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी, और वो भी कितने रुपए के क्रेडिटर्स हैं? 15,000 रुपए के। ये रहा इसका डबल इफेक्ट। अब कुछ बच्चे यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं सर आपने यहाँ पे अलग से क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी लिखा है, हमें क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में पहले से ही क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आप उसमें ऐड कर देते हैं। बेटा देखो, उसमें आप ऐड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि वो वाले जो क्रेडिटर्स हैं वो स्पेसिफिकली हमें बताया नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो गुड्स वाले हैं, जिनसे हम गुड्स उधार खरीदते हैं। लेकिन ये वाले कौन से क्रेडिटर्स हैं? ये मशीनरी वाले क्रेडिटर्स हैं, जिनसे मैंने मशीन उधार खरीदी है, इसलिए मैंने दोनों को अलग लिख दिया। अगर आप ऐड करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो, बट अलग लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी मैंने अलग से यहाँ पे शो कर दिया 15,000। ये तो था उसका पहला इफेक्ट। एडजस्टमेंट का मैंने एक दो दोनों इफेक्ट दिखा दिए, ठीक है। अब मैंने एक चीज छुड़वाई थी, वो क्या थी? वो था उसका डेप्रिसिएशन 10%। अब 10% डेप्रिसिएशन भी लगेगा मशीनरी पे, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो जल्दी से क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया 15,000 की मशीनरी है, सीधा 10% डेप्रिसिएशन लगा, 1,500 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया। लेकिन वो ये भूल गए कि जब मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि बच्चों आप जितना मशीन को यूज करोगे उतना ही उसको डेप्रिशिएट करोगे। तो आपने मशीन परचेज की थी 31 दिसंबर 2019 को, तो भैया 31 दिसंबर 2019 को खरीद रहे हो तो 1 जनवरी भी यूज हुई, फरवरी भी यूज हुई और मार्च भी। तो कितने महीने यूज हुई है मशीनरी? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 3/12, यानी कि 3 महीने का। यहाँ पे ये मिस्टेक कभी भी मत करना। तो 375 ये था डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी एक एडजस्टमेंट है, इसके भी डबल इफेक्ट होंगे। तो मैंने पहले से ही देखो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन में मशीनरी को छोड़ा था, तो 375 यहाँ। और इसका दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन किसकी वैल्यू गिराता है? एसेट की। तो एसेट में से हम इसे क्या कर देते हैं? लेस डेप्रिसिएशन 375 रुपीज, खत्म। तो ये हम सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थी, मैंने बता दिया। और अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो कि थोड़ा शायद आपको दिक्कत हो। यहाँ पे दे रखा है डिलीवरी वैन। क्वेश्चन के अंदर जो है ट्रायल बैलेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस में हमें यहाँ पे दे रखा है डिलीवरी वैन, और जस्ट उसके नीचे दे रखा है डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। तो कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस को भी वैन में से माइनस कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। डिलीवरी वैन एक एसेट है, उसको बैलेंस शीट में ही रहने दो, और एक्सपेंसेस जो खर्चा हो रहा है बच्चों, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर कर दो। माइनस माइनस कुछ मत करना, अगर नाम सेम मिलते हैं तो। नेचर देखो, एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करो, ठीक है। तो ये कोई माइनस माइनस नहीं करना है आपने, इसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आपको बताने बड़े सिंपल है। तो अब जल्दी से आ जाओ इलिस्ट्रेशन नंबर 11 पे, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 11 टीएस ग्रेवाल में से ही। अब यहाँ पे इसमें भी सिर्फ हमें सिर्फ पहले क्या सॉल्व करनी है? एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट कह रहा है डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10% एंड मोटर व्हीकल 20%। अब ये तीनों ही एसेट पे उसने डेप्रिसिएशन लगा दिया है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल और बिल्डिंग, ये तो हमें स्टार्टिंग में मिल गया। नीचे एडजस्टमेंट में कुछ बोला नहीं है इसने, किसी भी चीज के लिए, बिल्डिंग वगैरह के लिए कुछ खरीदी नहीं है अलग से। तो अब सीधा सीधा हमें सिंपली जो कर रहे थे अब तक वही करेंगे, सीधा सीधा क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अब क्या लिखोगे? टू डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किस किस पे लग रहा है? डेप्रिसिएशन है भाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ये मैं पूरा नाम ना लिखूं तो बेटा प्लीज आप ऐसी गलती मत करना। और एक है मोटर व्हीकल, ठीक है। अब बिल्डिंग पे 5%, उसका ट्रायल बैलेंस में अमाउंट जितना दे रखा है उसका 5% निकाल दो। फर्नीचर पे 10% 6400 निकाल दो, 640 आ गया। मोटर व्हीकल का 20% 12,500।
ठीक है। अब यही पहला इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे शो करते हैं? बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में। भैया ऊपर से 10-15 लाइनें 10 लाइनें छोड़ देना, है ना। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं मान लो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 6400, जिसमें से हम क्या लेस कर देंगे? डेप्रिसिएशन 640, दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का। उसके बाद है मोटर व्हीकल, पूरा लिखना है आपने। मोटर व्हीकल कितना? 62,500 का, जिसमें से हमने लेस किया है डेप्रिसिएशन 12,500। हाँ, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास है बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में हमें दे रखा है 75,000, जिसके ऊपर हमने इसे डेप्रिसिएशन लगाया था, लेस डेप्रिसिएशन 3,750। ये हमारा दूसरा इफेक्ट हो गया डेप्रिसिएशन का, यानी पहली एडजस्टमेंट हो गई हमारी खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट। कह रहे 850 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कह रहे हमने बैंक से लोन लिया था और 850 रुपए अभी भी हमने बैंक लोन के इंटरेस्ट के नहीं दिए। ठीक है, तो भैया इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये लैंग्वेज दे रखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये आउटस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब जरा एक बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है हमें पता है ऐड करने होते हैं, लेकिन ऊपर देख लेते हैं क्या हमें इंटरेस्ट दे रखा है। आपको एक बार ट्रायल बैलेंस चेक करना ही पड़ेगा। तो बैंक लोन तो मिल गया, इग्नोर करो, वो तो लायबिलिटी है। वेजेस, इंटरेस्ट, अब यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट दे रखा है। अब ये जो इंटरेस्ट दे रखा है और इसकी अमाउंट कहां पर है? डेबिट में, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं इंटरेस्ट पे करता हूं कितने का? 11,080, सॉरी 1180 रुपीज का। 1180 रुपीज का ऑलरेडी मैं इंटरेस्ट दे चुका हूं। अब कुछ बच्चे यहाँ ये सोच रहे हैं कि सर ये जो 1180 रुपीज है, क्या ये इसका इंटरेस्ट है बैंक लोन का? जरूरी नहीं है, वहां पे सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है। और बिजनेस जरूरी नहीं है कि बैंक वालों को ही इंटरेस्ट देता हो भैया, और भी अगर उसने कहीं से उधार लिया है तो वहां भी इंटरेस्ट वो दे सकता है। तो यहाँ इस वाली खिचड़ी में आपको नहीं पढ़ना है कि ये इंटरेस्ट बैंक लोन का या कुछ है, लेकिन इंटरेस्ट कौन सी साइड पे देखना है? डेबिट साइड पे, क्योंकि ये वाला नीचे जो एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट दे रखा है ये एक एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा एक्सपेंस में ही क्या होता है? ऐड होता है। तो आप इंटरेस्ट में क्या ऐड कर दोगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर बैंक लोन। तो यहाँ पे आप शो करोगे पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट 1180 रुपीज, जिसमें आप ऐड करने वाले हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो भी कितना? 850 रुपीज। पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटीज होते हैं क्योंकि हमने पे करने होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन या दो लाइन छोड़ देना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो ये है 850 रुपए। कुछ टीचर्स इसको क्या करते हैं? बैंक लोन में ऐड करवा देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को। बैंक लोन दे रखा है आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर, कुछ टीचर्स इसको बैंक लोन के अंदर ही ऐड करवा देते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। सर ऐसा क्यों? आपने तो ऐड नहीं किया। भाई कोई बात नहीं, ऐड करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस की लायबिलिटी तो तब भी इंक्रीज होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं और इसके नीचे बैंक लोन लिख रहा हूं, ऐड नहीं कर रहा, तब भी तो बिजनेस की लायबिलिटी उतनी ही है। 850 की ये लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है और बैंक लोन जो हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो भी यही लिखना है। तो आप ऐड करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके अंदर हमें और क्या देखना है? चलो ये वाली एडजस्टमेंट भी हमारी खत्म हो गई। अब उसके बाद कह रहा है, कह रहा है कि सैलरीज जो है 3,000 रुपए और म्यूनिसिपल टैक्सेस 1,200 रुपए आउटस्टैंडिंग। बताओ, हमें यहाँ भी कंफ्यूज कर रहा है। ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पे सैलरीज और म्यूनिसिपल टैक्सेस जो होते हैं ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इसका हमारे रॉ मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो टू सैलरीज, आपको ट्रायल बैलेंस में अब सैलरी ढूंढनी है। तो सैलरीज कितनी दे रखी है हमें? हाँ, कहाँ है? हाँ, सैलरीज है सेकंड लास्ट, देखो नीचे से, नीचे सैलरीज दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर 33,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो सैलरीज ये रही। सैलरीज हमें दे रखी है 33,000 रुपीज, उसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो यहाँ पे 33,000 रुपीज, जिसमें मैंने ऐड किया है किस नेम से? आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नेम से। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो कितनी दे रखी है मुझे? 3,000 रुपीज। 3,000 मैंने ऐड किया, यानी कि ये हो गया 36।
6000। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? लायबिलिटीज में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3000 रुपीज। उसके बाद बात आती है म्युनिसिपल टैक्सेस की। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको म्युनिसिपल टैक्सेस भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू म्युनिसिपल टैक्सेस, और अमाउंट कितना है म्युनिसिपल टैक्सेस का, एक बार देखो। म्युनिसिपल टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये भी एक पॉइंट है, अब यहां ध्यान दो। जैसे हमने पूरा क्वेश्चन ये पढ़ लिया, हमें कहीं पर भी म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं मिले, और हमने नीचे सारी एडजस्टमेंट भी मैंने पढ़ ली, यहां पर भी कहीं म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, ना तो ट्रायल बैलेंस में है ना ही एडजस्टमेंट में है, तो फिर म्युनिसिपल टैक्सेस कहाँ है? देखो बेटा, सीधी सी बात है, यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, जर्नल एक्सपेंसेस। बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी कोई एक्सपेंस, म्युनिसिपल टैक्स हो या फिर कोई और टैक्स हो, अगर यहाँ पे ऊपर नहीं दे रखा लेकिन नीचे आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो सीधी सी बात है, हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो ये टैक्सेस वगैरह होते हैं, ये हमें रेगुलर बेसिस पे देने होते हैं, ये हमारे आम खर्चे होते हैं, जर्नल खर्चे होते हैं। तो हम ये म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह जो हो जाते हैं, हम इसको कहाँ पे ऐड कर देते हैं? जर्नल एक्सपेंसेस में। आम खर्चों में हमने म्युनिसिपल टैक्सेस को भी डाल दिया। याद रखना, ऐसा कभी भी होता है कि टैक्सेस वगैरह आपको गिवन नहीं है तो जर्नल एक्सपेंसेस में ऐड कर देना। सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन के अंदर जर्नल एक्सपेंस भी गिवन ना हो फिर क्या करेंगे? तो बेटा ऐड ही करना है ना, तो फिर तो सिंपली यहाँ पे यूं लिख देना, टू म्युनिसिपल टैक्सेस, जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टू म्युनिसिपल टैक्सेस की जगह टू आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस लिख देना बस। अगर ऐड करने के लिए कुछ नहीं दे रखा तो सीधा सीधा यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस आ जाएगा बस। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है टू जर्नल एक्सपेंसेस, जिसमें हम ऐड करेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस। और आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो है कितने के? 1200 रुपए के। ठीक है, और जर्नल एक्सपेंसेस कितने के हैं हमारे? 7820 रुपीज। ये तो पहला इफेक्ट था म्युनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग का। दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस, मैं यहाँ पे सिर्फ टैक्सेस लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखना प्लीज। 1200 क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है कि वन थर्ड ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन नेक्स्ट ईयर। कह रहा है ऊपर जो हमें कमीशन मिला है ना ट्रायल बैलेंस में, देखो ये लिखा कमीशन रिसीव्ड, कह रहा है ये जो हमें कमीशन मिला है ना 3750 रुपीज का, इसका जो वन थर्ड हमें पार्ट मिला है वो काम तो हमें अगले साल करना है। यानी कि आपने अभी तक इस बंदे का काम नहीं किया, लेकिन जो कमीशन है वो पहले ही ले ली एडवांस में। फिर ध्यान से सुनो, कह रहे हैं वन थर्ड ऑफ द कमीशन, जो कमीशन रिसीव्ड है, ऊपर जो हमें कमीशन रिसीव दे रखी है, इसका वन थर्ड पार्ट वो है उस काम का मिला है हमें जो हमें अगले साल करना है। तो अगले साल के काम का पैसा अगर आप इसी साल ले रहे हो तो वो इस साल की इनकम नहीं मानी जाती, दैट इज योर प्रीपेड एडवांस इनकम। एडवांस इनकम हमारी इनकम नहीं होती क्योंकि अभी तक हमने काम ही नहीं किया। और अगर हम उस बंदे का काम नहीं करते तो हमने जो उससे कमीशन एडवांस में ले रखी है हमें वो वापस करनी पड़ती है। तो इसलिए एडवांस कमीशन का इफेक्ट क्या होगा, पहले यहां देखो। एडवांस कमीशन, कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम सारी कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक दो लाइनें छोड़ देना ऊपर से, दो तीन लाइनें यहां पे लिखना बाय कमीशन, और कमीशन का जो अमाउंट है डेट इज रुपीज 3750। अब इसमें से आप हमेशा क्या लेस करोगे? एडवांस। एडवांस हमेशा लेस होता है। एडवांस कमीशन, तो 3750 का वन थर्ड निकालोगे, डेट इज रुपीज 1250। तो 1250 माइनस किया 2500। तो पहला इफेक्ट तो ये रहा एडवांस कमीशन का, हमने माइनस कर दिया अपनी इनकम में से। अब दूसरा इफेक्ट क्या शो करेंगे इसका? बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे और बैलेंस शीट में एडवांस कमीशन हम शो करेंगे लायबिलिटीज में 1250। सर लायबिलिटीज में क्यों शो किया? मैंने अभी बताया ना आपको
कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको आपके पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। समझ आ रही है? तो यहाँ पे खत्म हुआ हमारा ये। अब आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये वाली काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। हाँ, ये जो मैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ बेटा, ये आपके एग्जाम में जो जो आएगा ना, आपका एग्जाम या टेस्ट जो भी होंगे उसमें ऐसी एडजस्टमेंट्स आती रहेंगी। कह रहा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, यानी और नुकसान हुआ 1000 रुपए का, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। ये प्रोविजन मैंने आज करवाया है, इससे पहले मैंने सिर्फ इसको एडजस्टमेंट में समझाया था। कह रहा है कि राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, कि हमें 1000 रुपए का और नुकसान हो गया, कंफर्म नुकसान है, 100% पैसा डूब गया, और कह रहा है उसके बाद भी, पैसा डूबने के बाद भी जो हमारे डेटर्स बचे हैं, हमें उन पे डाउट है। कितने परसेंट पे? 5% डेटर्स पे हमें डाउट है कि वो भी फ्यूचर में डूब सकते हैं, इसलिए हम उसके लिए क्या बना रहे हैं? प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब मैंने समझाया था, पैसे जोड़ना। आपको शक है कि आपके डेटर्स जो है वो फ्यूचर में डूब सकते हैं, तो जरा इसकी कहानी को निपटाते हैं, पहले फर्दर बैड डेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको ऊपर देखना है क्या बैड डेट्स गिवन है, पहले आपको क्वेश्चन में चेक करना है। हाँ, बैड डेट्स ये रहे, हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी बैड डेट्स हमें दे रखे हैं 1250 रुपए के। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्कूल में काफी ऊपर नीचे हो जाता है बच्चों से, तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा सुनो, मैं अभी जो है मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा से मीटिंग